હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન आराध्य क्लासेस. हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ आराध्य क्लासेस. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स स्टार्ट किया हुआ है. 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स by halogen exchange method. तो यहाँ पर हमें दो रिएक्शंस पढ़ने की है. हेलोजन एक्सचेंज मेथड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से रिप्लेस करने वाले हैं. ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो पहला रिएक्शन आता है उसका नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन. इसका नाम जो है दैट इज फिंकल-स्टेन रिएक्शन. तो फिंकल-स्टेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं या तो फिर इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं. इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ. यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में ड्राई एसीटोन होगा. क्यों ड्राई एसीटोन, उसके बारे में थोड़ा बाद में समझते हैं. पहले प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं. तो प्रोडक्ट जो है वो आपकी हो जाएगी CH3CH2I. यहाँ पर भी CH3CH2I प्लस कचरा निकल जाएगा बाहर. यहाँ पर कचरा जो है दैट इज NaCl और यहाँ पर है NaBr. ठीक है, तो यहाँ पर कचरा जो है दैट इज NaBr और यहाँ पर जो कचरा है दैट इज सोडियम क्लोराइड. अब बच्चों समझो, यहाँ पर अगर आपको कोई स्टेटमेंट लिखने का बोले तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, तो अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग आयोडोइथेन्स एंड साइड प्रोडक्ट. यहाँ पर ड्राई एसीटोन का रोल क्या है, तो समझो, रोल ऑफ ड्राई एसीटोन. यहाँ पर हम लोग ड्राई एसीटोन को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. तो यहाँ पर आपके जो सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं ना, वो क्या हो रहे हैं, ड्राई एसीटोन के अंदर इनसॉल्युबल है. NaCl और NaBr आर इनसॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन. ये दोनों ड्राई एसीटोन में इनसॉल्युबल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन बी इजीली सेपरेटेड. हम उनको बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं. एंड रिएक्शन इज शिफ्टेड टोवर्ड्स राइट अकॉर्डिंग टू ल शटेलियर्स प्रिंसिपल. यहाँ पर ये दोनों ही ड्राई एसीटोन के अंदर इंसॉल्युबल है. अगर ड्राई एसीटोन के अंदर इंसॉल्युबल है तो क्या होगा, इन दोनों को हम बहुत ही इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. इधर से आप विड्रॉ करते जाओगे तो ल शटेलियर के प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होती जाएगी. इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी. ठीक है, चलो ये बात हो गई अबाउट फिंकल-स्टेन रिएक्शन. आपको इसको याद क्या करना है, तो एक कीवर्ड याद रखो, फिंकल का नाई.
मतलब यहाँ पर फिंकल मतलब फिंकलस्टीन है, नाई मतलब सोडियम आयोडाइड। अब आपको ये तो पता ही है कि ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो यहाँ पर आप हैलोजन को एक्सचेंज करोगे, क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करोगे आयोडीन से। याद रखो, अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो जो बड़ा एटम है, बड़ा एटम वो यहाँ पर छोटे एटम को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो क्लोरीन या तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन को नहीं कर सकता। फ्लोरीन जनरली हम रिएक्शंस के अंदर यूज नहीं करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका रीजन बता दिया था। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं जो हमें फ्लोरोअल्केन बना के देती है। देखो, अपने करिकुलम के अंदर फ्लोरोअल्केन के लिए बहुत 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 कम मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें से एक मेथड हम अब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है वो आपको फ्लोरोअल्केन प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करती है। रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। रिएक्शन का नाम जो है दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी आपकी हैलोजन एक्सचेंज मेथड ही है। यहां पर आप क्या करोगे, तो यहां पर आप ब्रोमोइथेन लोगे। ब्रोमोइथेन का रिएक्शन आप लोग करवाओगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो क्या होगा, यहां से आपका Ag और Br अलग होके AgBr बना देंगे। यहां पर आपका AgBr जो है वो अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो मिथाइल फ्लोराइड के फॉर्म में आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। तो देखिए, आपने यहाँ पर, कैमरामैन प्रॉपर हैंडराइटिंग दिख रहा है ना, बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फ्लोरोमीथेन है वो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अभी तक के हैलोजन प्रिपरेशन के रिएक्शंस के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आई जिसके अंदर हमने फ्लोरोअल्केन को प्रिपेयर किया है। यहाँ पर आपने क्या किया, तो यहाँ पर मिथाइल फ्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विथ सिल्वर फ्लोराइड। द साइड प्रोडक्ट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों को जब आप हीट करोगे तब ये कंबाइन होकर के मिथाइल फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर आप मिथाइल फ्लोराइड की जगह पे, यहां पर आप सिल्वर फ्लोराइड की जगह पे बहुत सारे दूसरे मेटल के फ्लोराइड्स भी यूज कर सकते हो। जैसे एक जो है दैट इज मर्क्यूरस फ्लोराइड। आप यहां पर सिल्वर फ्लोराइड की जगह पे मर्क्यूरस फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो, या तो फिर आप कोबाल्ट फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो, या तो फिर आप एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड की जगह पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्वार्ट्ज रिएक्शंस। तो इसके अंदर आपको इन चारों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन दिया हो सकता है, AgF, HgF2, COF2 एंड SbF3। आपको इतना चीज याद रखना है। अब हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड पूरा होता है, साथ साथ में हेलो अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स भी पूरे होते हैं। अब हम हमारा फोकस जो है वो हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन के ऊपर करेंगे। अब हम लोग हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करेंगे कि भाई हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो पहला मेथड जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर आपके मटेरियल के अंदर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, गिव प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम, यहां पर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से उसको प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से क्या प्रिपेयर करना है बच्चों, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से हमको एराइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए, अब हम यहां पर एक मिनट इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमको एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर से इनको प्रिपेयर करना है। देखिए,
हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे एरिन के फॉर्म में, उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, दैट इज क्लोरीनेशन या तो ब्रोमिनेशन कराएंगे। कैटालिस्ट जो है वो आपका या तो आयरन मेटल हो सकता है या तो आयरन का हैलाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए समझिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एरिन्स अपॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन gives क्लोरोएरिन्स और ब्रोमोएरिन्स। वो क्लोरोएरिन्स या तो ब्रोमोएरिन्स बनाएंगे। यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज होगा, कैटालिस्ट वो या तो क्लोरीनेशन के लिए FeCl3 होगा या ब्रोमिनेशन के लिए FeBr3 होगा, और आप आयरन मेटल को भी यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट यूज कर सकते हो। आइए रिएक्शंस देखते हैं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सपोज कि मैं आपका टोल्यूइन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एरिन के फॉर्म में टोल्यूइन ले रहा हूँ। टोल्यूइन का हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन करते हैं तो यहाँ पर आपका कैटालिस्ट जो है वो FeCl3 होगा या तो फिर आयरन मेटल होगा, आयरन मेटल होगा। अब आपको पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब वो इनकमिंग क्लोरीन को या तो ऑर्थो पे जाने देगा या तो पैरा पे जाने देगा। तो बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो दो तरीके की हो सकती है। पहला जो है दैट इज ऑर्थो प्रोडक्ट एंड दूसरा जो है दैट इज पैरा प्रोडक्ट, CH3Cl, और यहाँ पर जो दूसरी प्रोडक्ट होगी वो पैरा पे होगी, पैरा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैरा क्लोरोटोल्यूइन, पैरा क्लोरोटोल्यूइन, और इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, और इसको हम लोग बोलेंगे पैरा क्लोरोटोल्यूइन। समझ में आया? तो यहाँ पर आपने पहले तो क्लोरोबेंजीन जो है उसको प्रिपेयर कर दिया। अब अगर आपको इसी जगह पे ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो क्या करो, ब्रोमिनेशन करवा दो, बराबर। ब्रोमिनेशन के अंदर क्या करोगे, यही का यही चीज रहेगा, खाली क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की जगह पे यहां पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहां पर हम लोग बेंजीन का या टोल्यूइन का ब्रोमिनेशन करने जा रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे टोल्यूइन लेना जरूरी है, नहीं, आप बेंजीन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बराबर। तो टोल्यूइन का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, Br2। यहाँ पर जो कैटालिस्ट होगा वो होगा FeBr3 या तो फिर Fe मेटल, आयरन मेटल जो है वो यहाँ पर कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज हो सकता है, बराबर। जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपकी ऑर्थो और पैरा होगी। यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, और यहाँ पर आपकी Br, यहाँ पर आपकी CH3, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन और इसको बोलेंगे पैराब्रोमोटोल्यूइन। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो डार्क में और रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है, डार्क में और रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है। यहाँ पर अगर हम साइड प्रोडक्ट की बात करें तो साइड प्रोडक्ट में दोनों में ही HBr आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की डार्क में प्रोसीड होती है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है इसको। यहाँ से H प्लस जो है वो Br माइनस के साथ कंबाइन होकर के HBr बनाएगा, और Br प्लस जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर लग जाएंगे। कहने का मतलब ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन और पैरा ब्रोमोटोल्यूइन जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ ऑर्थो एंड पैरा हेलो प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटेड। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर जो है वो हमें मिलता है। तो ऑर्थो और पैरा हेलो प्रोडक्ट को सेपरेट करना है
तो दिस कैन बी वेरी इजीली सेपरेटेड बिकॉज ऑफ large difference of melting point। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है ऑर्थो का और पैरा का, इसीलिए हम बहुत इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर आपने केयरफुली देखा हो तो मैंने क्लोरो बेंजीन बना दिया या ऑर्थोक्लोरोटोल्विन बना दिया, ऑर्थोब्रोमोटोल्विन या पैराब्रोमोटोल्विन भी बना दिया, लेकिन आयोडीन वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बेंजीन का आयोडीनेशन जो होता है वो बहुत ही स्पेशल है। चलिए समझते हैं क्यों। तो यहां पर हमने क्लोरोएरिन्स और ब्रोमोएरिन्स को तो प्रिपेयर कर लिया, उनका प्रिपरेशन मेथड लगभग एक जैसा था, लेकिन आयोडोएरिन्स जो है उनको एक स्पेशल मेथड की मदद से प्रिपेयर किया जाता है। क्यों? चलो समझते हैं। यहां पर मैं बेंजीन का आयोडीनेशन करने जा रहा हूं। बेंजीन का आयोडीनेशन करूंगा तो क्या होगा, यहां पर आपका आयोडोबेंजीन बनेगा, यहां पर आपका आयोडोबेंजीन बनेगा और HI जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट आपका अलग हो जाएगा, बरोबर। यहां पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम यूज करने वाले हैं वो है HiO3, आयोडिक एसिड। तो आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसका रिएक्शन जो है, इसका रीजन जो है वो ला शटेलियर के प्रिंसिपल की मदद से हम समझ सकते हैं। अब देखना बेटा, यहां पर आपको पता है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में हो सकती है, दोनों ही डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन आयोडीन कंबाइन हुआ, आयोडोबेंजीन HI बनाया, 100% सही, कोई डाउट नहीं उसमें। बट क्या होगा, ये दोनों रिकंबाइन होके वापस से बेंजीन और आयोडीन बना देते हैं। कहने का मतलब यहां पर जो आयोडोबेंजीन का यील्ड होता है वो बहुत कम होता है। बच्चों याद रखना, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग इक्वेशन बैलेंस नहीं करोगे तो चल जाएगा, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उनका नाम जरूर लिखना, खास करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट का एक बार नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उनका नाम जरूर से आना चाहिए। तो यहाँ पे बेंजीन का अगर हम आयोडीनेशन करते हैं तो वो आयोडोबेंजीन बनाता है, 100% सही, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर HiO3 और HNO3 को स्पेशली यूज कर रहे हो, बराबर ना। ऐसा क्यों, चलो समझते हैं। तो ये जो HI है वो HiO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। HiO3 जो है ना, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है, I2 में, और यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होके बना देते हैं H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 आयोडीन है, यहाँ पर 2 आयोडीन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, बराबर। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपके 3 ऑक्सीजन लगा दो, बट ऐसा करने से हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास 2 ही हाइड्रोजन है। देखो इसको तो हमने बैलेंस कर लिया है, इसकी बारी है 5I, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करने से 6 आयोडीन हो गए। इस इक्वेशन को बैलेंस करने से के लिए आप यहाँ पर 3 लगा दो। तो देखो मैंने यहाँ पर इक्वेशन को भी बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर आपको एक 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो रीजन में आप लोग लिखोगे कि आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, so the side product formed recombines with iodobenzene and gets converted into benzene and iodine, and hence the amount of product formed are very low. To avoid this problem, the HI is oxidized with the help of iodic acid, which is oxidizing agent, into iodine. So what will happen if we are continuously withdrawing this HI from this side?
द सिस्टम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर जो सिस्टम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगी। मतलब यहाँ से आप एच को कम कर रहे हो ना, तो सिस्टम उसका उल्टा रिएक्ट करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एच बनाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का मारेगी रिएक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एच को आप ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करते रहो, तो देखो रिएक्शन अपने आप चलने लगेगी। एच रिमूव होता रहा, रिएक्शन फॉरवर्ड में आती रही, ये आयोडीन बना, वो इधर बेंजीन के साथ रिएक्ट होके आयोडोबेंजीन बनाता रहा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बेंजीन का आयोडीनेशन है वो एक स्पेशल रिएक्शन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HiO3 और HNO3 की प्रेजेंस में ही कैरिड आउट होता है। ठीक है, अब हमें 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, विच इज प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइन कंपाउंड्स। अमाइन कंपाउंड्स पढ़ाऊं उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं अबाउट अमाइंस। अमाइन कंपाउंड्स पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देते हैं अमाइंस के बारे में। तो क्या है, क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। देखो बच्चों, आप लोगों को अमोनिया के बारे में पता है कि जो NH3 है उसको हम अमोनिया बोलते हैं, बराबर। जो NH3 है उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अब अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर R मतलब अल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए या रिप्लेस हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। ये अमोनिया और ये है अमाइन। अगर आप इसके दो हाइड्रोजन को R से रिप्लेस करते हो तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हो तो इसको बोला जाता है 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। तो देखो यहां पर जो आपका R है वो R जो है वो या तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो एराइल ग्रुप हो सकता है। ये आपका अल्काइल हो सकता है या तो फिर एराइल हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने अमाइन कंपाउंड्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग एरोमेटिक हैलो अल्केन्स एराइल हैलाइड जो है वो अमाइन कंपाउंड्स में से प्रिपेयर करने वाले हैं। एराइल हैलाइड जो है वो अमाइन कंपाउंड में से प्रिपेयर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है आपके पास, प्रिपेरेशन ऑफ हैलो एरिन्स फ्रॉम अमाइन कंपाउंड्स। प्रिपेरेशन ऑफ हैलो एरिन्स फ्रॉम अमाइन कंपाउंड्स। हमें अमाइन कंपाउंड्स में से इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो अमाइन कंपाउंड बनाना पड़ेगा। अमाइन कंपाउंड में से हम पहले डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, बराबर, उसके बाद आगे की प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि डायएजोटाइजेशन के अंदर क्या है। डायएजोटाइजेशन, ठीक है, अब समझिए क्या होगा। यहां पर डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड और HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो देखो क्या होगा, यहां पर ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, मैंने आपको अभी ही समझाया। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम को R से रिप्लेस किया है, मतलब ये आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, RNH2। अब देखिए क्या होगा, इसका रिएक्शन हम लोग कोल्ड नाइट्रस एसिड और HCl के साथ करवा रहे हैं। नाइट्रस एसिड और HCl के साथ। देखो इसको मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं आपको इसको देसी मेथड से याद करने का तरीका समझाता हूँ। देखना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। बताओ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो 2H2O बना देंगे, वो 2H2O बना देंगे। अब यहां पर क्या बचा, देखो यहां पर बेंजीन बचा। ठीक है, समझना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रोजन बचा, बरोबर। यहां पर दूसरा नाइट्रोजन बचा। नाइट्रोजन का आप लोगों को पता है कि वैलेंसी जो है वो 3 होता है, तो इस नाइट्रोजन ने बाजू वाले के साथ 3 बॉन्ड बना लिए। लेकिन ऐसा करने से इस नाइट्रोजन की जो वैलेंसी 3 थी वो एक्चुअली बढ़ के 4 हो गई, मतलब इसके ऊपर +4 जाएगा। कैसे समझना,
यहाँ पर नाइट्रोजन की स्टेबल स्टेट में वैलेंसी होती है 3, बट यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है 1 2 3 4 4 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने पास से शेयर किया है, मतलब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको स्टेबिलाईज करने के लिए मीडियम के अंदर एक एन आयन आएगा जिसका नाम है Cl-। वो कहाँ से आया, देखिए वो यहाँ से आया। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन था वो लिख दिया, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन था वो लिख दिया, Cl- जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसका नाम समझते हैं, इसका नाम जो है वो यहाँ से पड़ेगा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब ऐसा क्यों वो समझो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है, एजो, दो एजो है मतलब डायएजो बोला जाएगा। बेंजीन का तो बेंजीन ही होगा, क्लोरीन का क्लोराइड होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एजोनियम क्यों, तो समझो जब भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो उसको बोला जाता है ईयम, जैसे एमोनियम क्लोराइड। तो उसी तरीके से यहां पर इस कंपाउंड का नाम जो है वो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड होगा। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के अंदर भी बहुत काम में आने वाला है। चैप्टर नंबर 13 में जब अमाइंस पढ़ेंगे तब इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिपेयर करना पड़ेंगे, इसके अंदर की रिएक्शंस पढ़ेंगे और ये क्यों इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखता है उसको भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर लिखना पड़ेगा 273 केल्विन। याद रखो जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पर क्यों आपने स्पेसिफिकली 273 केल्विन रखा और दूसरी कोई रिएक्शन के अंदर तो नहीं लिख रहे थे। तो उसका रीज़न ये है कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड is stable at only 0 to 5 degree Celsius, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ही स्टेबल है। अगर इससे ज्यादा का टेम्परेचर गया तो वो अनस्टेबल होकर के डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन रखा है। तो आपने यहाँ पर डायएजोटाइजेशन करके बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बना लिया। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर हेलोएरिन तो बनाया ही नहीं है, ये तो सॉल्ट है। कैसे पता चला सॉल्ट है? देखो एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। जहाँ पर भी केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ आते हो ना उसको सॉल्ट बोला जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड Na+Cl- दोनों एक साथ आ रहे हैं ना तो वो सॉल्ट है। अब समझो यहाँ पर हमने कहीं पर भी हेलोएरिन्स तो प्रिपेयर किया नहीं है। द आंसर इज नो, ये हेलोएरिन नहीं है, ये मटेरियल दूसरे हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन के अंदर यूज होने वाला है। आइए समझते हैं। बराबर, जो दूसरा रिएक्शन का नाम है वो है सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, हम लोग इस मटेरियल को दैट इज बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को यूज करके एक इंपॉर्टेंट केमिकल को प्रिपेयर करने वाले हैं जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन। और जो रिएक्शन का नाम है वो है सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन, हम लोग यहाँ पर सैंड मेयर्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सैंड मेयर्स रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में ले लेंगे बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसको हम N2+ और Cl- के फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपका हो गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन आप लोग करवाओगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ, क्यूप्रस हैलाइड के साथ। यहां पर देखो क्यूप्रस हैलाइड है, वो Cu2X2 है। यहां पर अगर CuX2 होता तो वो क्यूप्रिक हैलाइड हो जाता। क्यूप्रस हैलाइड के साथ यहां पर आप हैलोजन एसिड मिक्स करोगे। यहां पर X की जगह पे या तो आपका क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। X की जगह पे या तो आपका क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो यहां का जो हैलोजन है
माफ़ कीजिएगा, यहाँ का जो हेलोजन है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ का जो हेलोजन एटम है यहाँ पर सपोज क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन है तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, बराबर। और आपका यहाँ पर बन जाएगा हेलोबेंजीन और अनस्टेबल प्रोडक्ट नाइट्रोजन आउट होगा। जैसे आप इसको गर्म करोगे ना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तुरंत ही उसके अंदर से अनस्टेबल नाइट्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपका हेलोबेंजीन जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। अब समझो, अगर आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप यहाँ पर Cu2Cl2HCl ले लो, आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आपको ब्रोमियोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर N2+Cl- तो है ही, Cu2Br2+HBr ले लो, तो यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सब लोगों को? चलो डन। अब हमने यहाँ पर क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन तो बना लिया, आयोडोएरिन बनाना बाकी है। तो देखो आयोडोएरिन के अंदर हमें कैटालिस्ट नहीं चाहिए होता है। आयोडोएरिन जो है उसके अंदर हमें कैटालिस्ट क्यूप्रस आयोडाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन भी बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड हो जाता है। तो देखो हम लोग देखते हैं, थर्ड इज आयोडाइड प्रोडक्ट, थर्ड इज आयोडाइड प्रोडक्ट। तो आयोडाइड प्रोडक्ट के अंदर क्या देखोगे? तो आयोडाइड प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ले लो, यहां पर आपका N2+, यहां पर Cl-, इसको सिंपली आप Ki के साथ शेक कर दो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्ट के साथ मिक्स कर दो। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आयोडीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आउट क्या क्या होगा, तो देखो ये पोटेशियम और ये क्लोरीन पहले तो आउट कर देगा KCl, ठीक है। फिर अनस्टेबल नाइट्रोजन आउट होगा -N2, बनेगा क्या, तो ये आयोडीन N2 तो चला गया, Cl- भी चला गया, K+ भी चला गया, बचा क्या यहाँ पर आयोडीन। तो यहाँ पर आपका आयोडोबेंजीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आयोडोबेंजीन जो है वो बन जाएगा। आयोडीन जो है वो यहाँ पर क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बड़ी साइज के एटम्स होते हैं वो छोटी साइज के एटम को बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्लोरीन को आयोडीन ने रिप्लेस करके आयोडोबेंजीन बना लिया। यहाँ पर हमने एरोमेटिक आयोडाइड को भी प्रिपेयर कर लिया। अब मैं आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, 14 नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हमें हेलो अल्केन और हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, तो मेनली हम लोग स्टेट की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं और ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहां पर पहला है कलर, ऑर्डर और फिजिकल स्टेट। तो देखो अगर हम बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहां पर व्हेन दे आर प्योर दे आर कलरलेस। जब हेलो अल्केन्स जो है वो प्योर स्टेट में होते हैं तब वो कलरलेस होते हैं, बट क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है, माफ कीजिएगा आयोडाइड और ब्रोमाइड, हाँ सॉरी, यहां पर आयोडाइड और ब्रोमाइड जो है, आयोडाइड और ब्रोमाइड जो है मतलब हायर मेंबर्स जो हैं, दे बिकम्स कलरफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ये जब लाइट में एक्सपोज होते हैं तब कलरफुल बनते हैं या कलर्ड बनते हैं। जब हम इसको लाइट के अंदर एक्सपोज करते हैं तब ये कलरफुल बनते हैं।
ये बात हो गई आपके कलर की। फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स वो आपके गैसेस हैं, और अगर हम हायर मेंबर्स की बात करें, और अगर हम हायर मेंबर्स की बात करें तो वो या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है। हायर मेंबर्स जो हैं वो या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है। तो वापस समझ लीजिए, कलर की बात की जाए तो हेलो अल्केन्स या तो हेलो एरिन्स जो हैं वो जब तक प्योर स्टेट में होते हैं तब तक वो कलरलेस होते हैं, बट जब इनको सनलाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है तब वो कलरफुल बन जाते हैं। इनके लोअर मेंबर्स गैसेस होते हैं और हायर मेंबर्स जो हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या तो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो, इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो अल्केन्स आर हायर देन कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों है कंपेरेबल टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल टू अल्केन्स। तो सेकेंड क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स आर मोर, MP एंड BP ऑफ हेलो अल्केन्स आर मोर, हेलो अल्केन्स आर मोर देन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास अल्केन। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्केन की कंपैरिजन में हमारे जो हेलो अल्केन हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो देखो, यहाँ पर ये जो हेलो अल्केन्स हैं वो पोलर होते हैं। हेलो अल्केन्स जो हैं वो पोलर होते हैं। आपको पता है कि हेलो अल्केन्स जो हैं वो पोलर होते हैं और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अगर पोलर है तो इनके अंदर हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है। हेलो अल्केन्स जो है वो पोलर होते हैं, वेरेज द हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन पोलर है। तो अगर नॉन पोलर है तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन आएगा वो वांडरवाल्स इंटरेक्शन खाली आएगा। यहाँ पर खाली जो इंटरेक्शन आएगा दैट इज वांडरवाल्स इंटरेक्शन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर वांडरवाल्स इंटरेक्शन तो है ही, वांडरवाल्स इंटरेक्शन तो है ही, बट क्योंकि पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी आएगा। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इसको अच्छे से पढ़ लिया है भाई, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी आएगा। तो समझो इन दोनों की वजह से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हेलो अल्केन कंपाउंड है, इसके बीच में अब जो इंटरेक्शंस है वो बढ़ गए हैं। इसके बीच में इंटरेक्शन हेलो अल्केन है ये आपका, और ये भी आपका हेलो अल्केन है। अगर इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गए हैं तो इन लोगों को अलग करके बॉईल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको इनको मेल्ट या तो बॉईल करना है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। बट क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, इस चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और कोरस्पॉन्डिंग जो हेलो अल्केन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर जो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरीके से है। पहले आपका आएगा RI, उसके बाद आपका आएगा RBr, उसके बाद आपका आएगा RCl और उसके बाद आपका आएगा RF। ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा कंपाउंड का। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता है ना, बराबर, या उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता जाएगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वांडरवाल्स इंटरेक्शन भी बढ़ते चले जाएंगे।
कहने का मतलब जो अल्काइल आयोडाइड है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू अल्काइल फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े एटम्स हैं, बड़े एटम्स हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनको सेपरेट करने के लिए या बॉयल करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो अल्काइल आयोडाइड के लिए सबसे ज्यादा है और फिर अल्काइल फ्लोराइड के लिए सबसे कम। अब अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी ना, ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट या तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। सपोज करो कि यहां पर मेरे पास लीनियर आइसोमर है जिसका नाम है 1-ब्रोमोब्यूटेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रांचिंग धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का एक ब्रांच ले लीजिए Br, सॉरी यहां पर आपका मिथाइल ले लीजिए, ऊपर ब्रोमीन ले लेते हैं CH3, यहां पर आपका CH2Br। ठीक है, यहां पर आपका एक हाइड्रोजन है और यहां पर मैं CH3 CH3 CH3Br वो ले लेता हूं। बराबर, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 375 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 364 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका उल्टा 346 केल्विन है। तो देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है ना, चलो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो कंफ्यूज करना बंद कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते हैं। बराबर, तो आपको एक समझ में आ रहा है चीज़ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है। क्यों ऐसा? तो देखिए जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़े, सॉरी जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये फिगर जो है वो स्फीयर के करीब होती जाएगी। यहाँ पर ये जो फिगर है ना वो स्फीयर के जैसी होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होता जाएगा, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, उतना तो पता चलता है ना। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे सरफेस एरिया कम होता जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो वान डर वाल्स इंटरेक्शन भी तो कम होते जाएंगे ना। समझो, यहाँ पर अगर सरफेस एरिया इतना है तो वान डर वाल इंटरेक्शन इतने होंगे। अगर हम सरफेस एरिया बड़ा कर देंगे, अगर हम सरफेस एरिया बड़ा कर देंगे तो जो वान डर वाल्स इंटरेक्शन है वो भी तो ज़्यादा होंगे ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो वान डर वाल्स इंटरेक्शन है वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे इन लोगों का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, खास करके बॉइलिंग पॉइंट, वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा, आप लोग जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाओगे ऐसे ऐसे सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा और सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है उसका वैल्यू या डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस का जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायहेलो बेंजीन के बारे में समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। बराबर, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपका डेंसिटी वाला क्वेश्चन जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। बराबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं जो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आपको डेंसिटी और पैरा और ऑर्थो आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो खुद से करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एमसीक्यू के लिए इसको कंसीडर कर सकते हो। मैं सीधा सॉल्युबिलिटी का बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, तो देखो अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी की तो जो हेलो अल्केन्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अरे ये तो अजीब चीज़ हो गई, हेलो अल्केन खुद पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक के हिसाब से हेलो अल्केन वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए, तो हेलो अल्केन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। पहली अजीब चीज़। दूसरी अजीब चीज़ ये है कि हेलो अल्केन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल है। ये दोनों ही चीज़ें अजीब है। देखो हेलो अल्केन आप लोगों को पता है कि पोलर होता है, हेलो अल्केन जो है
वो आप लोगों को पता है कि पोलर होता है। वाटर तो बड़ी पक्की बात है कि ये भी पोलर होता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सबके सब नॉन पोलर होते हैं। तो ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ हो गया। लाइक अट्रैक्ट लाइक गलत, अनलाइक अट्रैक्ट अनलाइक सही हो गया। ये तो समझ में आया ना। मतलब हेलो अल्केन को वाटर के अंदर सोल्यूबल होना चाहिए था और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्यूबल होना चाहिए था, बस बट इसका उल्टा हो रहा है। कैसे, चलो समझते हैं। तो यहां पर अगर आपको हेलो अल्केन और वाटर को डिसॉल्व करना है तो क्या होगा, हेलो अल्केन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। हेलो अल्केन बॉन्ड को, हेलो अल्केन इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। और यहां पर आपको वाटर इंटरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका, ये मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में आप लोगों को समझा रहा हूं, तब जाकर के आपका हेलो अल्केन वाटर इंटरेक्शन जो है वो बनेगा। अगर हम हेलो अल्केन इंटरेक्शन को ए बोल दें, वाटर इंटरेक्शन को बी बोल दें, तो ये जो है वो आपका ए बी इंटरेक्शन होगा। अब होता क्या है, यहां पर जब ए बी बॉन्ड बनता है ना, तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जाकर के इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ती है और सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ए बी इंटरेक्शन इज वेरी लेस देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर ब्रेकिंग बी बी और ए इंटरेक्शंस। यहां पर जो एनर्जी निकलेगी ना, वो यहां पर खर्च होगी। अगर यहां पर कम एनर्जी निकलेगी तो यहां पर खर्च भी कम होगी। खर्च कम होगी इसका मतलब कि ये इंटरेक्शंस जो है वो टूटेंगे नहीं और आपका हेलो अल्केन जो है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया? वापस से समझ लो। यहां पर हेलो अल्केन और वाटर के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ to break the interactions present between water and haloalkane compounds, as a result of which the haloalkanes are almost insoluble या partially soluble in water। अब इसका उल्टा आप खुद से समझ सकते हो कि हेलोअल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सॉल्यूबल है। तो वहां पर हेलोअल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा है। इसका मतलब वो जो एनर्जी है वो इन दोनों के इंटरेक्शंस को आराम से तोड़ सकती है, तो सॉल्युबिलिटी अच्छे से आएगी। चलो समझते हैं। यहां पर दूसरे केस में क्या होगा, तो हेलो अल्केन इंटरेक्शन होगा। चलो सही है। यहां पर कौन सा इंटरेक्शन होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और जो ये इंटरेक्शन आएगा वो क्या होगा, हेलो अल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब यहां पर क्या होगा, हेलो अल्केन के बीच का जो इंटरेक्शन है और OS के बीच का जो इंटरेक्शन है, दैट इज वेरी सिमिलर टू हेलो अल्केन OS इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम द इंटरेक्शंस बिटवीन हेलो अल्केन and organic solvent, and as a result of which these haloalkanes are very easily soluble in OS, organic solvent। क्लियर हुआ? तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।